नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सियासत का सुपर संडे बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि सियासत के सुपर संडे की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। सीएम योगी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ ही दंगाइयों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियों को मुआवजा भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी करार दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार 4 साल से सिर्फ उद्घाटन करने का काम कर रही है, योजनाएं तो समाजवादी सरकार के दौरान की हैं। वहीं गाजियाबाद में ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान एकजुट होकर वोट करें ताकि बीजेपी को हराया जा सके। तो वहीं यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नितिन अग्रवाल के दावा ठोकने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए छिड़ गया है सियासी घमासान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की कल बड़ी बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसको देखते हुए बीजेपी जो है वो अपनी पूरी तैयारियां बेहतर तरीके से की जाए, इसको लेकर के कमर कर चुकी है। और यही वजह है कि कल जो है बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसके चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे, राज्य प्रभारी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहेंगे और एक रूपरेखा तैयार किया है कि कल की बैठक में कि किस तरीके से आगे चुनाव कैंपेन करना है, किस तरीके से वहां उम्मीदवारों का चयन करना है और एक खाका कल की बैठक में तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम योगी ने एक बार फिर से दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा है कि जो दंगा करेगा उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करेंगी। दंगाइयों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दंगा करने वालों से नुकसान की पूरी भरपाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में दंगे हुआ करते थे, लेकिन पिछले 4.5 सालों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विपक्ष का नारा होता था सबका साथ अपना विकास, लेकिन 2014 में पीएम मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बज रहा था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास।
यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। लखनऊ में विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन किया गया। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल के नामांकन के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं और कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। नितिन पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। देखिए, विषय किस पार्टी का, कौन सी दल का है, ये विषय नहीं होना चाहिए। आज नामांकन क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद का हुआ है तो एक संवैधानिक पद है। और मैं तो कहूँगा कि आज आदरणीय नेता सदन ने आके मुझे आशीर्वाद भी दिया है। मैं विपक्षी दल के भी विधायकों ने मेरे प्रस्तावक बने हैं और ये एक परंपरा है कि नेता सदन प्रस्ताव करते हैं, विरोधी दल के नेता उनका समर्थन करते हैं। यही एक परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा का सरकार ने निर्वहन किया है बहुत अच्छे से। उसका सम्मान करती है सरकार और मैं इसके लिए माननीय नेता सदन और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे जानते हैं वोटिंग होनी है, 2 प्रत्याशी आ गए हैं, गुप्त मतदान होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज़ में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में वोट दिया था और उसका माकूल जवाब समाजवादी पार्टी को मिल गया था और कल भी अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक वोट देंगे, उसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को कल मिल जाएगा। तो कल विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद एसपी के नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, इसलिए वो ही एसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आरएस कुशवाहा एसपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा। वहीं पूर्व सांसद कादिर राणा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी एसपी में शामिल हुए। साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं, सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहाँ हैं, वो सूचियां कहाँ हैं, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। इधर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने आज गाजियाबाद में जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां एक बार फिर से ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश की।
ओवैसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक का बंट जाना। अगर मुसलमान एकजुट होकर वोट करेगा तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने एसपी बीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अपना वोट बैंक एकजुट नहीं रख सकती। आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया, क्या योगी को वोट दिया? फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। रामनगरी में न्यूज 18 का खास कार्यक्रम एजेंडा अयोध्या का मंच सजा। इस मंच पर सियासी दिग्गजों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हुए, लेकिन जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल हुए तब उन्होंने 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो 2022 में होने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा भी किया। इस मौके पर अखिलेश यादव के 400 सीटें जीतने पर उन्होंने तंज भी कसा। के साथ साथ उन्होंने 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है, चौथी बार। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल्ली एम्स के कैंपस में हुए विवादित रामलीला को लेकर बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि एम्स परिसर में भगवान श्री राम और मां जानकी का अपमान माफी योग्य नहीं है और इसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स के प्रांगण में जिस प्रकार भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और मां जानकी का अपमान किया गया, सरेआम जिस तरह से उनकी मौकरी मजाक उड़ाया गया, ये बेहद गंभीर अपराध है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।